स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं माया वर्मा आपको आज कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 4 धातु और अधातु के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित करने का गुण हमने पढ़ा था धातुओं में होता है, अघातवर्णीयता जिसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इनमें से सिर्फ एक ही धातु है जो कि क्या है बच्चों? जिंक। तो इसका उत्तर होगा जिंक। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। हमने पाठ में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुका है कि धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, सभी धातुएं तन्य होती हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों हमने पढ़ा था फास्फोरस बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, वो हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए फास्फोरस बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये इसमें आएगा। बी में धातुएं ऊष्मा और डैश होती हैं। तो ऊष्मा और किसकी सुचालक होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इन दोनों डैश में आ जाएगा विद्युत सुचालक। सी, आयरन कॉपर की अपेक्षा डैश अभिक्रियाशील होता है। तो इसका उत्तर आप जानते हैं, अधिक क्रियाशील होता है। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर डैश बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। प्रश्न नंबर 4, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। टी का यहाँ पे अर्थ है ट्रू और एफ का अर्थ है फॉल्स। सामान्यतः धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये फॉल्स है बच्चों, क्योंकि हमने जाना था अधातु अम्लों के साथ और क्षारों के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये हम पढ़ चुके हैं। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए उनको किस में रखा जाता है? कैरोसिन में डुबो के रखा जाता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, ये फॉल्स है बच्चों। कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। कोयला बच्चों क्या है? एक अधातु, और अधातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो यह भी क्या है? फॉल्स। प्रश्न नंबर 5, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला गुण है दिखावट। दिखावट के बारे में आप जानते हैं, धातु चमकीले होते हैं और अधातु डल होते हैं, यानी कि चमकीले नहीं होते। कठोरता अगर देखें तो हम धातु कठोर होते हैं स्वभाव में, जबकि अधातु नरम होते हैं। आघातवर्णीयता धातुओं में होती है और अधातुओं में नहीं होती। तन्यता धातुओं में होती है, अधातु में नहीं होती, क्योंकि अधातु खींचने पर या पीटने पर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं धातु, और अधातु कुचालक होते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। आप सब अपने घरों में बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से आप ये देखते हैं कि टिफ़िन में जब मम्मी आपकी रोटी पैक करती हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल में पैक करती हैं, एल्यूमिनियम फॉयल में उसे लपेट के रखती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब एल्यूमिनियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत जम जाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह पतली परत एल्यूमिनियम को किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने से रोक देती है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। क्यों? ताकि एल्यूमिनियम की पन्नी के ऊपर जमी हुई एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत खाद्य सामग्री को किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया ना करने दे और खाद्य सामग्री खराब ना हो। निम्नजन छड़ या इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। चूँकि धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से बनाई जाती हैं, ताकि उनमें विद्युत जब पास हो तो वो ऊष्मा में परिवर्तित होकर पानी को गर्म कर दे। सी, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। ये बच्चों कॉपर जिंक से कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता। वहीं दूसरी ओर जिंक कॉपर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा क्रियाशील है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये जब हमने धातुओं के बारे में पढ़ा तभी हमने पढ़ा था
कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातुएं हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं। वो हवा में उपस्थित जल के कणों के साथ बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं। उसके कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को खुली हवा में ना रखकर उन्हें किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में संरक्षित किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। नहीं बच्चों, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में नहीं रख सकते। इसका कारण यह है कि धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चूँकि एल्यूमिनियम एक धातु है और नींबू में आप सब जानते हैं अम्ल होता है, अतः नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रखने पर वह नींबू वर्तमान अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर अचार को खराब कर देता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग बताए गए हैं। इनका सही मिलान कीजिए। बच्चों, इसमें कॉलम 1 को देखने की जगह हम देखेंगे कॉलम 2। सबसे पहले इसमें क्या है, थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी। क्या उत्तर है इसका? मरकरी। तो मरकरी को किससे जोड़ेंगे हम? थर्मामीटर से। इसके बाद बिजली के तार। बिजली के तार बनाने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? तन्यता का गुण। वो किस में होता है? कॉपर में, क्योंकि कॉपर धातु है, उसमें तन्यता का गुण भी है और वो ऊष्मा और विद्युत की सूचालक भी है। फिर है खाद्य सामग्री लपेटना। खाद्य सामग्री लपेटने के लिए पिछले प्रश्न में देखा भी, एल्यूमिनियम। आभूषण। आभूषण आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आभूषण बनाने के लिए कौन सा धातु उपयोग में लाया जाता है? गोल्ड। मशीनें हमें कठोर चाहिए होती हैं, ऐसा धातु चाहिए होता है जो कठोर हो, उसके लिए हम उपयोग में लाते हैं आयरन को। उसके बाद है ईंधन। ईंधन के लिए हम उपयोग में लाते हैं कार्बन को, जो एक अधातु है। प्रश्न नंबर 9, क्या होता है जब संबंधित अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए? क, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की जो इसमें मात्रा क्या हो, थोड़ी कम हो। जब वो कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है, कॉपर एक बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है तथा तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कॉपर अधिक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन थोड़ी अधिक सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जब थोड़ा अधिक सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा कि हम समीकरण में देख भी सकते हैं, कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस और कॉपर सल्फेट। हालांकि कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करता है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा लोहे का सल्फेट आयरन सल्फेट बनाता है। जैसा कि हम समीकरण में देख सकते हैं, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के साथ रखी गई तो क्या बन गया? लोहे का सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का नीला रंग था वो आयरन सल्फेट बनने के कारण हल्के हरे रंग में बदल गया। प्रश्न नंबर 10, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परत नली में इकट्ठा किया। क, वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? ख, इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो क का उत्तर है, वह गैस की प्रकृति कैसे प्राप्त करेगी? वह गैस की प्रकृति को परत नली के मुंह के पास जल से गीला हुआ लिटमस पेपर को लेकर जाकर करेगी। वह क्या करेगी? एक लिटमस पेपर को गीला करेगी जल में, और वह जल से भीगा हुआ नीला लिटमस पेपर जब परत नली के मुंह के पास लेके जाएगी तो वह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, जो ये बताता है कि परत नली में जमा किया गया गैस क्या है? आम्लिक है। इस प्रक्रिया में होने वाली अभिक्रियाएं इस प्रकार है। जब लकड़ी के कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। लकड़ी का कोयला जला, हवा में ऑक्सीजन प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बनी। जब जल से भीगे हुए नीले लिटमस पेपर को परत नली के मुंह के पास ले जाया जाता है तो परत नली में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? कार्बनिक अम्ल, जो नीले लिटमस पेपर को क्या बना देगी? लाल, क्योंकि वह एक अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड
जल के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाएगी, इसलिए नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल। ये इसकी अभिक्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 11, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? एक्वारेजिया एक बहुत ही शक्तिशाली अम्ल है जिसमें 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया क्या करता है, सोने को अपने अंदर घुला सकता है और रासायनिक विधि के द्वारा वापस हम उससे सोना जो उसके अंदर घुला है वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक्वारेजिया का उपयोग सोने को साफ करने में किया जाता है। सोने के गहनों को साफ करने में एक्वारेजिया की बहुत ही थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ चालाक सोनार सोने के गहनों को साफ करने के क्रम में अधिक एक्वारेजिया का उपयोग कर गहनों से सोने का कुछ भाग उसमें घुला लेते हैं तथा बाद में सोना वापस प्राप्त कर लेते हैं उससे। अतः रीता की माँ ने सोने के गहनों को साफ करने के लिए जब दिया था तो उस सफाई के दौरान कुछ सोना उस एक्वारेजिया में मिल गया था, इसके कारण उनका भार क्या हो गया है, कम हो गया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।